हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आय सूत्रा। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट है बहुत ही शानदार है। इसमें बोला गया है, लव इज़ द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो आपसे प्यार नहीं करते, आपको देखना भी नहीं पसंद करते, आपके सक्सेस को एंजॉय नहीं करते, आपके लिए एक अपने पेसिमिस्टिक, अपनी निराशावादी सोच रखते हैं। तो उन लोगों से अगर आपको बचना है तो सिर्फ एक तरीका आपके पास है जो सबसे अच्छा है, वो है कि आप उनसे प्यार करें। आप उनको उन्हीं के भाषा में जवाब ना दें, आप उनसे प्यार करते जाएं। वो आपसे नफरत कर रहे हैं, करने दीजिए। एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब वो लोग भी आपके सक्सेस को एंजॉय करने लगेंगे, आपसे प्यार करने लगेंगे, आपके साथ एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, जिससे कि वो भी आप ही की तरह उनकी एक पर्सनालिटी में चेंज आ सके। यही बोला था अब्राहम लिंकन ने, और इसी के दम पे उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम अमेरिका में करके दिखाए थे। तो दोस्तों, ये था आज का मोटिवेशनल कोट। चलता हूँ सबसे पहली न्यूज़ की तरफ और ले लेता हूँ कोरोना अपडेट। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड में जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ये लगभग इस समय 1,08,03,599 केस पॉजिटिव निकल के आ चुके हैं वर्ल्ड के अंदर। साथ ही साथ अगर आप देखें रिकवर्ड केसेस की, तो रिकवर्ड केसेस लगभग 59,39,017 केसेस रिकवर होकर पूरी तरीके ये लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ डेथ्स की वर्ल्ड में, तो लगभग 55,18,968 लोग की डेथ हो गई है कोरोना वायरस की वजह से, जो कि एक चिंता का विषय है। और अगर आप देखेंगे वर्ल्ड के अंदर, तो यूएसए अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए 27 लाख केसेस के साथ दूसरे नंबर पर, ब्राज़ील 14 लाख केसेस, रशिया 6,54 केसेस, इंडिया 6 लाख का आंकड़ा पार कर गया है कल। तो आज की डेट में, क्योंकि ये अभी बिल्कुल आधे पौन घंटे पहले का ये मैंने अपडेट लिया है, तो बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े हैं ये। आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर लगभग 6,05,220 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स टोटल निकल के आ चुके हैं, और इनमें से जो अच्छी बात यह है कि 3,59,896 लोग पूरी तरीके रिकवर होकर घर जा चुके हैं। और जो सबसे दुख भरी खबर ये कि 17,848 लोग अब कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, जो कि आप याद रख सकते हैं। चलता हूँ पहली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है माय कोरोना हेल्प डेस्क की। ये एक प्रीलिम्स का जो शॉर्ट न्यूज़ सेक्शन है उसमें ये आर्टिकल आया था। इसमें जो है, इस जो कोरोना हेल्प डेस्क है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से एक चैट बोट को क्रिएट किया गया है, जिसमें कि टू वे कम्युनिकेशन होगा गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में। इसे बेसिकली फैसिलिटेट किया जाएगा पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस इन फाइट अगेंस्ट कोविड 19। मतलब कोविड 19 से फाइट करने में ये एक उत्कृष्ट हथियार सिद्ध होगा। ये जो चैटबॉट है, इसे बेसिकली डेवलप किया गया पीपी ई मोड के मेथड से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजीज और व्हाट्सएप के द्वारा तैयार किया गया है। ये जो चैटबॉट है ये प्रोवाइड करता है पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन और अपडेट्स कोविड 19 से रिलेटेड। साथों साथ अगर आप देखें गवर्नमेंट एडवाइजरीज जो होती हैं, मिथ बस्टर्स होते हैं, और जो म्यूज़िक इसमें सुनाया जाता है, जो स्ट्रेस में होते हैं कोरोना की वजह से जो लोग, उनको कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश की जाती है। तो ये इसी वजह से इसने अभी हाल फिलहाल 2 अवार्ड्स जीते हैं, जिसमें पहला है बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड 19 सोसाइटी, और दूसरा है पीपल्स चॉइस कोविड 19 ओवरऑल विनर कैटेगरीज कॉग एक्स 2020। दोस्तों, कॉग एक्स अगर आप देखें तो ये एक ग्लोबल इंटरनेशनल समिट है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए इसका एक समिट देखने को मिला था। देखने को मिलता है हर साल लंदन के अंदर, जो कि आप याद रख सकते हैं। चलता हूं अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है स्टैंप ड्यूटी। जो अभी तक आपने देखा होगा, स्टैंप ड्यूटी के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टैंप ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी। तो अब ये कहीं ना कहीं इसमें स्टैंप ड्यूटी के जो इंडियन स्टैंप एक्ट है 1899 का, उसे अमेंड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और अब इसे फाइनेंस एक्ट 2019 की तरह ट्रीट किया जाएगा, रैशनलाइज किया जाएगा, हार्मोनाइज किया जाएगा, जिससे कि पूरे इंडिया के अंदर एक ही स्टैम्प ड्यूटी देने पड़े, जो कि अलग अलग, मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग देनी पड़ती थी। अगर देखें इस अमेंडमेंट से जो स्टेट्स होंगे वो अब स्टैम्प ड्यूटी को यूनिफॉर्मली कलेक्ट कर सकेंगे सेम ट्रांजैक्शन के रेट से। और जो इसमें आप देखेंगे, अब स्टैम्प ड्यूटी जो है ये नहीं देनी पड़ेगी, जो अलग अलग पहले देने को मिलती थी। बायर जो खरीदता था स्टैम्प, उसे अलग देनी होती थी, और जो बेचता था उसे अलग देनी पड़ती थी। लेकिन अब इसे सिर्फ एक बार किसी एक के द्वारा पे करी जाएगी, जो कि एक अच्छी बात होगी, जो बार बार अलग अलग ड्यूटीज़ से जो है सिटीजन्स बच जाएंगे।
फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है इससे इंश्योर होगी। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो ड्यूटी है ये इसकी वजह से देखने को मिलता था, जो मल्टी पेमेंट ड्यूटी थी उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो जाती थी और लोग इसकी इसकी वजह से कई बार ये ड्यूटी दे देते थे और इस वजह से उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता था। आर्टिकल 268 मतलब 7th शेड्यूल के अंदर हमारे देश में कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट आती है, जिसमें ये बोला गया कि जो ड्यूटीज़ होंगी वो यूनियन के द्वारा लेवाइड करी जाएंगी, मतलब यूनियन के द्वारा बोला जाएगा कि इतनी ड्यूटी है, लेकिन कलेक्ट जो है इस ड्यूटी को किया जाएगा स्टेट्स के द्वारा। स्टैम्प ड्यूटीज़ जो हैं वो इसी तरीके अब कलेक्ट करी जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो इसका आने वाले टाइम में इसे जो है ये पार्ट नहीं होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, बल्कि इसे स्टेट को असाइन कर दिया जाएगा, जो कि आप याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है क्वांटम कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म की। रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, इसमें QKDSIM मतलब इसे एक सिमुलेशन किट है जिसमें कि एंड टू एंड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगी। इसके ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक क्रिप्टोग्राफिक टूल है जिससे कि ये इंश्योर किया जा सकेगा जो सिक्योर कम्युनिकेशन है बिटवीन यूज़र्स और जो भी यूज़र्स हैं उनके बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन होगा। मतलब एक की जनरेट करी जाएगी जो कि सिक्योर इन्फॉर्मेशन को ही ट्रांसफ़र करेगी और यूज़र्स तक पहुंचाएगी। बेसिकली इसमें अनऑथराइज्ड जो यूज़र्स हैं उनको कहीं ना कहीं डिटेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। जो रिसर्च है वो RRI और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी कनाडा के साथ मिलकर बनाई गई। इसमें जो है क्वेस्ट यानी कि क्वेस्ट प्रोजेक्ट क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। क्वेस्ट जो है इंडिया की जो पहली ऐसी सैटेलाइट है जो कि जिसमें देखा गया कि सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया गया है इसरो के द्वारा इसके अंदर। तो ये आप याद रख सकते हैं। RRI एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। ऑटोनॉमस मतलब ये होता है कि बिल्कुल उसके पास डिसीजन लेने की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसे गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेने की ज़रूरत है, अपने आप से स्वायत्तता से अपना डिसीजन ले सकता है जो भी उसे काम करना है, यही आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इंस्टीट्यूट है जो कि आप याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों करंट अकाउंट सरप्लस की। इंडिया ने पिछले 13 सालों के में पहली बार लगभग जो करंट अकाउंट में 0.1% का सरप्लस देखने को मिला है। GDP जनवरी से मार्च का जो पहला क्वार्टर था, अब जब करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 0.9% ऑफ GDP है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, तो ये कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं आप करंट अकाउंट सरप्लस अच्छी चीज़ है। क्योंकि अब करंट अकाउंट सरप्लस की अगर बात करें तो करंट अकाउंट सरप्लस मतलब होता है जब हमारे देश में हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इम्पोर्ट कम करते हैं, तो कुल मिला के फ़ायदा जो है वो प्रॉफिट हमारा वो बढ़ जाता है। क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, प्रॉफिट होता है। तो अब जब इम्पोर्ट करते हैं तो हमें वो पैसा देना पड़ता है। तो ये बेसिक चीज़ है, आप समझ लीजिए। जो कि सरप्लस है वो बेसिकली लो उसकी हेल्प से जो है हमें ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जो इससे जो पॉजिटिव चीज़ें निकल के आई हैं वो ये हैं कि हमारे देश में जो इनविजिबल रिसिप्ट्स, जैसे कि जो बाहर से विदेश से आने वाला पैसा जो रेमिटेंसेस के थ्रू है या फिर जो FDI होती हैं, FII होती हैं, ये सारे पैसा जो है अलग अलग माध्यम से जो हमारे देश में एज एन इन्वेस्टमेंट आता है एज अ रिसिप्ट के रूप में, ये बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ। इसी वजह से ये करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। करंट अकाउंट जो है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में इसके अंदर जो होता है ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट्स जो है ये देखने को मिलती हैं, जो कि आप याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है G4 वायरस। ये चाइना के एक और उपज है जो कि आप देख सकते हैं ये एक नया जेनेटिक वर्जन है H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस का, जिसे डिस्कवर किया गया चाइनीज़ रिसर्चर्स के द्वारा। स्वाइन फ्लू जो है ये इसकी वजह से ऑलरेडी पैंडमिक फैल चुका है 2009 के अंदर में। ये नया स्वाइन फ्लू जो है ये वायरस है, ये जो है हाईली इन्फेक्शियस है और ये जो है ह्यूमन सेल्स के अंदर रेप्लिकेट करता है और ये नई तरीके का, जैसे कोविड-19 पैंडमिक है उसी तरीके का एक नया पैंडमिक फिर से ट्रिगर कर सकता है, ऐसी इसके अंदर संभावना है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात है, आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि इसे लगभग 10% ऑफ जो स्वाइन वर्कर्स हैं चाइना के अंदर, उनके अंदर ये देखा गया और इस वायरस की वजह से वो लोग इन्फेक्ट हुए। 4% जो चाइनीज़ पॉपुलेशन है वो उनके ऊपर ये इन्फेक्शन देखने को मिला है।
और अगर आप देखेंगे ये जो वायरस है एक जूनोटिक वायरस है, मतलब जो भी वायरस जानवरों से इंसानों में फैल जाए उसे बोला जाता है जूनोटिक वायरस। जो कि आप बोल सकते हैं कि आप अभी जो SARS-CoV-2 जिसकी वजह से कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है वो भी एक जूनोटिक वायरस है, जो कि एक आप बोल सकते हैं कि ये खतरे वाली बात है, क्योंकि जब जानवरों से इंसानों में बीमारी आने लगती है तो कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाता है। जो ये वायरस है उसे बेसिकली एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफर होते हुए देखा जाता है, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला कि इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखने को मिले। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा बन जाता है स्टेटमेंट के फॉर्म में कि G4 वायरस इज अ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, जूनोटिक ट्रांसमिशन। यार ये सारी चीज़ें तो आप क्लियरली, आपको अगर पता है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसमें नहीं होता है तो आप क्लियरली सॉर्ट आउट कर पाएंगे, उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है जो कोरोना से फाइट करने के लिए जो एक मेडिसिन का इंडिया की तरफ से ट्रायल पे लाया गया है, उसका नाम है कोवैक्सीन। ये कोवैक्सीन जो है इसे इंडिया के भारत बायोटेक के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, कोलैबोरेशन विथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर इसे बनाया गया, जिससे कोरोना वायरस से फाइट करी जा सके। CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ड्रग रेगुलेटर है इंडिया का, जो कि अलाउ करता है ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स। मतलब कोई भी दवा अगर उसकी शोध करा जा रहा है, रिसर्च करी जा रही है, तो उसको अगर ह्यूमंस पे ट्रायल करने का अप्रूवल है वो CDSO ही देगा, जो कि आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में अभी पतंजलि के जो फाउंडर हैं बाबा रामदेव, उन्होंने भी एक ऐसे ही कोरोनिल नाम की दवा का इजाद की थी, लेकिन वो बाद में कहीं ना कहीं आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा उसे फेल कर दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई। तो ये सारी चीज़ें जो है आप याद रख सकते हैं। अगर आप देखेंगे इसे जो है बेसिकली डेवलप किया गया है इनएक्टिवेटेड वायरस यानी कि डेड वायरस की हेल्प से। ये जो वैक्सीन है ये बेस्ड है एक्चुअल स्ट्रेन ऑफ लाइव वायरस से। अगर एक बार ये वायरस से ह्यूमंस में इंजेक्ट कर दिया गया तो इस वैक्सीन जो है इसके पास पोटेंशियल है कि वो रेप्लिकेट, इसके पास कोई पोटेंशियल नहीं है, मतलब ये अपनी जो रेप्लिकेट करने की, जो वायरस को दोबारा बना देने की जो क्षमता है वो इसके अंदर नहीं रहती, क्योंकि इसको डेड वायरस से बनाया जाता है इस वैक्सीन को। और हालांकि जब ये वायरस है वो पहले ही मर जाता है, इस वजह से जनरली देखने को मिलता है कि ये जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स हैं ये अक्सर सेफ रहती हैं, मतलब इनका कोई ज़्यादा नुकसान इंसानी शरीर पर देखने को नहीं मिलता है, जो कि आप याद रख सकते हैं। कोवैक्सीन जो है इंडिया की पहली इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन है, जो कि डेवलप की गई भारत बायोटेक, जो कि एक इंपॉर्टेंट नेम है, आप याद रखिए इसे, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे फ्यूचर में। अगर ये वैक्सीन ट्रायल में पास हो गई तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनते हुए देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इस वैक्सीन का जो प्रोसीजर है जिससे इसे प्रोसेस किया जाएगा, डेवलपमेंट इसका देखा जाएगा, कैसे कैसे इसको ह्यूमन ट्रायल्स में लेके आ जाएगा। सबसे पहले इसका जो 4 स्टेजेज में इसका डेवलपमेंट होता हुआ दिखेगा। सबसे पहले क्लिनिकल टेस्टिंग प्रोसेस होगी, उसके बाद फेज़ 1 ह्यूमन ट्रायल्स होंगे, फिर फेज़ 2 ह्यूमन ट्रायल्स, फिर फेज़ 3 ह्यूमन ट्रायल्स। उसके बाद जाके ये जो वैक्सीन है अवेलेबल होगी ह्यूमंस के लिए, जिससे कि कोविड-19 का उपचार किया जा सकेगा। अगर आप देखें जो क्लिनिकल टेस्टिंग फेज़ है वो बेसिकली एफिशिएंसी सेफ्टी ऑफ ह्यूमंस एंड डेवलपमेंट के लिए करा जाता है, जिससे कि आप देखें अगर कोई वैक्सीन जब बनती है उसमें बहुत सारे टेस्ट इसीलिए किए जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई दवा लगा दी किसी के इंजेक्शन और उसके बाद उसे खुजली हो गई, या फिर उसे बुखार हो गया, या फिर उसके पूरे शरीर में दाने निकल आए, या फिर उसके और दूसरे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, उस वजह से अगर उसकी जान चली गई, तो ये सारी चीज़ों को पहले ही इंश्योर कर लिया जाता है कि उस वैक्सीन से कोई भी नुकसान ना पहुँचे ह्यूमन को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फेज़ 1 में जो वैक्सीन है उसमें टेस्ट किया जाएगा स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कम लोगों को छोटी डोज दे के इसे टेस्ट किया जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट, सेफ्टी, एफिशिएंसी इन बिल्डिंग इम्यूनिटी टू वायरस, जिससे कि वायरस के लिए इम्यूनिटी बन सके। फेज़ 2 में अगर आप देखेंगे तो इसमें बड़े ग्रुप्स में इसे टेस्ट करा जाएगा, अलग अलग सेक्स मतलब मेल फीमेल ट्रांस जेंडर सबके ऊपर ये टेस्ट किया जाएगा, और फिर इसकी एफिकेसी मतलब इसकी कितनी संभावना है वायरस को क्योर करने के लिए, डिसीज़ को, कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। फिर अगर आप देखें फेज़ 3 के अंदर इसमें बहुत बड़े पैमाने पे टेस्टिंग करी जाती है, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स पे ये वैक्सीन टेस्ट करी जाती है। उसके बाद मॉनिटर किया जाता है इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, मतलब आपने अगर दे दिया किसी को फॉर एग्जांपल किसी कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को दे दिया इसे, उसके बाद उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखा जाता है कि उसकी वजह से उसकी बॉडी में क्या कुछ इम्पैक्ट आ रहे हैं, उसका हार्ट लेवल, उसका
उसका शुगर लेवल, उसका थायराइड लेवल, उसका और दूसरे हार्मोनल चेंजेस जो आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें चेक करी जाती है। उसके बाद फाइनली इसे अप्रूवल दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अगर जो कोविड जो कोवैक्सीन है उसको अभी कहाँ तक इसका जो फेज़, किस फेज़ में इसका अभी ट्रायल चल रहा है, तो कोवैक्सीन जो है इसे ऑलरेडी जो क्लिनिकल टेस्टिंग फेज़ है ये कंप्लीट कर चुकी है वैक्सीन। और इस वैक्सीन को अब इंजेक्ट किया, पहले ही इंजेक्ट किया जा चुका है एनिमल्स जैसे कि गिनिया पिग्स और माइस में, जिससे कि इसकी सेफ्टी को कहीं ना कहीं एक अश्योरिटी मिल गई है। अब इसे CDSCO जो कि मैंने आपको बताया, इसे CDSCO के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है ह्यूमन ट्रायल्स के लिए। और अगर इसके सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलते हैं तो इस वैक्सीन को आगे, जो कि अब सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिल भी गए हैं, तो इस वैक्सीन को फेज़ 1-2 के लिए टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद फाइनली फेज़ 3 के टेस्ट होने के बाद इसे काफ़ी आप इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर हम देखें, अगर वर्ल्ड के अंदर काफ़ी कंपनियां लगी हुई हैं इस ऐसी ही कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, तो सबसे पहले है CHADOX1 जो कि एस्ट्राजेनेका जेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिलके इसे बना रही हैं। ये जो है अभी फेज़ 3 में है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ लोगों के ऊपर इसे जो है टेस्ट, क्लिनिकल ट्रायल्स इसके किए जा रहे हैं। अगर इसके पॉजिटिव फीडबैक्स मिले तो ये जल्दी ही आपको पहली वैक्सीन बनती हुई नज़र आएगी वर्ल्ड के अंदर। mRNA भी एक ऐसा ही वैक्सीन है जो कि डेवलप किया जा रहा है मॉडर्ना के द्वारा, जो कि स्टार्ट किया गया और ये भी अपने फेज़ 3 ट्रायल्स में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया कि ये 6 वैक्सीन हैं टोटल, जो कि अभी फेज़ 1 और 2 स्टेज में हैं, और 5 हैं वो अभी लगभग पहले ही ट्रायल में है, चल रही हैं, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरा आप देखेंगे पूरा वर्ल्ड इस समय कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट है उसको खोजने में लगा हुआ है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप याद रख सकते हैं ये सारे डेवलपमेंट्स कैसे कैसे किसी वैक्सीन को डेवलप किया जाता है। आप अगर यहाँ पे देखें तो डिजिटाइज्ड ट्रेड की बात की जा रही है, जो कि GS3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली होता क्या है डिजिटाइज्ड ट्रेड अगर मैं आपको बताऊं तो मोटे मोटे शब्दों में, जब जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें जब फाइल जो आप देखते हैं हार्ड कॉपी, जो जैसे बोलते हैं ना कि ये फाइल बना दी, उसके बाद ये फाइल आप इस काउंटर पे लेके जाइए, फिर इस काउंटर पे लेके जाइए, फिर इनका साइन लीजिए, फिर उनका साइन लीजिए, और इसी बीच आपको खूब करप्शन देखने को मिलता है। कोई यहाँ पैसा मांग रहा है, यहाँ पैसा, रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए ही ट्रेड को डिजिटाइज करा जा रहा है। यही इसका बेसिक मतलब है। अगर आप देखें ग्लोबल डिजिटाइजेशन जो है वो अलग अलग आपको प्रोसीजर्स उसके देखने को मिलेंगे, जिससे कि जो मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन देखने को मिलेगा, मतलब कम से कम इंसानी हस्तक्षेप देखने को मिलेगा। ट्रेड के अंदर सारा काम कंप्यूटर के द्वारा किया जाएगा। जितना कम इंसानी ह्यूमन का इंटरवेंशन होगा, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट जितना ज़्यादा कम होगा, उतना ही ज़्यादा करप्शन कम होगा। तो यही बेसिक चीज़ है। उसके बाद ये जो इसके जो मेजर पिलर्स हैं ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर्स, वहाँ पे देखने को मिलेगा कि इंडिया के जो एफर्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक ये हैं कि ट्रेडिंग मैकेनिज्म जो अक्रॉस पोर्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं डिजिटाइजेशन बड़े पैमाने पे लाई जा सके, जिससे कि जो वर्ल्ड ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट 2016 है उसके हिसाब से चला जा सके। स्कीम जो जैसे कि आप देखेंगे डायरेक्ट पोर्ट एंट्री और डिलीवरी, इसमें कहीं ना कहीं एक सिंगल विंडो पोर्टल के तहत मतलब जैसे इंपोर्ट कहीं से वर्ल्ड में आप देखें कोई शिप से कोई ये कंटेनमेंट आया और इसको जाना है कहीं पे, तो ये आया यहाँ पे वन टाइम इसकी एंट्री हो, उसके बाद इसे तुरंत वहाँ से डिलीवर कर देना। इसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि एक फाइल यहाँ पे बनी, उसके बाद किसी दूसरे बाबू के पास दूसरी फाइल, फिर अप्रूवल, फिर ये फिर वो, फिर उसके बाद ये ट्रकों के द्वारा अलग अलग स्टेट्स में भेजे, फिर वहाँ पे क्लियरेंसेज, स्टेट क्लियरेंसेज, ये क्लियरेंसेज, उसके बाद फाइनली वो जिस भी बंदे ने मंगाया है मान लीजिए उसके पास वो प्रोडक्ट पहुँचे। तो उसमें बहुत पहली चीज़ तो टाइम लॉस होता है, उसके बाद एनर्जी लॉस होता है, उसके बाद करप्शन बहुत ह्यूज इसके में देखने को मिलता है। तो यही सब चीज़ों पे लगाम लगाने के लिए इसमें देखने को आपको मिलेगा सिंगल विंडो इंटरफेरेंस, इसमें जो है इस फैसिलिटेट किया जाएगा ट्रेड के अंदर, जिससे कि चीज़ें स्विफ्ट और स्मूथ तरीके से चल सकेंगी। ये जो इनिशिएटिव है वो रिड्यूस करेगा टाइम और कॉस्ट को, जिससे कि जो गुड्स के क्लियरेंसेज हैं उसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। और ये इंडिया की जो रैंकिंग है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर देखें वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ दिस रैंकिंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का एक पैरामीटर है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, उसमें इंडिया की रैंकिंग 68 है। तो इस रैंकिंग को कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की बात की जा रही है डिजिटाइज्ड ट्रेड के माध्यम से। आप अगर देख लेते हैं कुछ चैलेंजेस,
दोस्तों मैं जो ये आपके साथ एडिटोरियल्स डिस्कस करता हूँ, ये जो एडिटोरियल्स हैं ये बहुत पूरे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में दिए होते हैं, लेकिन इन सारे जो एडिटोरियल्स हैं उनको मैं आपको, जैसे नॉर्मली एक मेंस में, जीएस के मेंस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी क्वेश्चन के ही पैटर्न पे मैं आपको इसके आंसर एडिटोरियल को समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ क्या है उस वो चीज़, उसके बाद उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, आखिरी में वे फॉरवर्ड देता हूँ। तो ये जो मेरा समझाने का तरीका है ये आप देखेंगे यूनिक है। इसमें अगर आपको लगे कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर बताइएगा। आप देखें अगर चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस इंडियन गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि हम अभी तक इसमें हार्ड कॉपीज़ पे ही सारा काम करते थे। तो अब एकदम से इसे पूरी तरीके डिजिटाइज करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो पोर्ट इकोसिस्टम है वहाँ पे काफ़ी हद तक अभी आपको चीज़ें इतना स्मूथली फंक्शन करते हुए नहीं दिखेंगी, क्योंकि काफ़ी गैप अभी भी है। जो हार्ड कॉपी है और जो कंप्यूटर वाला कंप्यूटर पे सारा काम होता है, इसमें काफ़ी फ्लॉज हैं, क्योंकि जो फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम है उसमें काफ़ी टेक्निकल इश्यूज होते हैं जो कि ईजिली टैकल नहीं किए जा सकते कंप्यूटर एक्सपर्ट्स के बिना। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई कंप्यूटर से रिलेटेड, या कोई सॉफ्टवेयर हैंडलिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसे हैंडल करने के लिए कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट ही चाहिए। अब जब ऑफिस के अंदर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स इतने ज़्यादा नहीं है, वो हमेशा से पूरी लाइफ अपनी एक फाइलों पे ही डील करते हुए हैं, हमेशा फाइल एक जगह से एक टेबल से दूसरी टेबल पहुंचाते हुए और अपना अपना काम करते हुए हैं। तो एकदम से ये चीज़ कंप्यूटर पे करने लगना इतना आसान नहीं है। तो वही बात यहाँ बोली जा रही है, क्योंकि अभी तक हार्ड कॉपी मेथड पे हम काम कर रहे थे, इसलिए अभी हमें अगर एकदम से डिजिटाइज करना होगा तो काफ़ी हमें बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और फिर इस पे जब हम धीरे धीरे स्विच करेंगे, धीरे धीरे अडेप्ट करेंगे, तो फिर आने वाली जो पूरी जनरेशन है उसमें ये स्लो चेंज देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे लैक ऑफ कनेक्टिविटी, मैसेज एक्सचेंजेस बिटवीन स्टेक होल्डर्स, और जो ये जैसे आपने फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ से कोई प्रोडक्ट चला कनाडा के अंदर से और ये इंडिया में पहुंचना है तमिलनाडु के अंदर से, तो वहाँ से सबसे पहले मुंबई के पोर्ट में आया, फिर वहाँ पे क्लियरेंस दिया गया उसे, उसके बाद वो वहाँ से चला प्रोडक्ट ट्रक से तमिलनाडु पहुंचा, तमिलनाडु में स्टेट क्लियरेंस मिला, उसके बाद उसे फिर वहाँ पे जब बॉर्डर क्रॉस करके आया जहाँ पे वो प्रोजेक्ट जो जिसको भी ज़रूरत है जिसने मंगाई वहाँ पे पहुँचा, तो फिर वहाँ पे उसे फाइनली वहाँ तक पहुँचने तक आप देखेंगे काफ़ी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ये साथ ही साथ एक इसमें बहुत बड़ा जो कंप्यूटर आप देखेंगे अलग अलग फाइल्स, अलग अलग क्लियरेंसेस के लिए अलग अलग पर्चियाँ कटती हैं, अलग अलग करप्शन लेवल देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वजह से जो है कार्गो क्लियरेंसेज जो है बहुत डिले होते हैं अक्सर, जिसकी वजह से काफ़ी जो इम्पोर्टर्स होते हैं उनका नुकसान होता है। साथ ही साथ अगर देखेंगे जो इसमें ट्रेनिंग, मैंने आपको बताया ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, रिस्ट्रिक्शन द ऑप्टिमल यूज़ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें जो हैं ये धीरे ही धीरे इंप्रूव होंगी और तभी आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर में डिजिटाइज ट्रेड कंप्लीट होते हुए। यहाँ पे देख लेते हैं वे फॉरवर्ड। तो इस समय अगर देखें जो आज के समय क्राइसिस जो है उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है कि हम इस जो अभी तक सारा काम पेपर पे होता आ रहा था उसको कहीं ना कहीं डिजिटाइज करें और जो नेक्स्ट लेवल पे हम अपना जो है ट्रेडिंग ले जाएं। और ये सारी जब प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा जो हमारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है वो भी काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ज़्यादा एफडीआई आएंगी, ज़्यादा लोग हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा लोग हमारे देश में व्यापार करेंगे। तो ये सारे इसके पॉजिटिव चीज़ें होंगी। अगर आप देखेंगे परमानेंट रोड मैप अगर बना लिया जाएगा तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ ऑनलाइन पेपरलेस जो मैंने आपको पहले ही बताया ये हेल्प करेगा इंडिया को अपने जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो कि आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात की जा रही है सार्क वर्सेस चाइना, मतलब इंडिया का जो चाइना के साथ आपने देखा होगा इस समय पूरा इशू चल रहा है। फिर आप अरुणाचल ले लीजिए, डोकलाम ले लीजिए, यहाँ पे गालवान ले लीजिए, हर जगह जो है चाइना ने आतंक मचा रखा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो चाइना का इंडिया के साथ बायलेटरल रिलेशन है वो बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पे इस समय जा चुका है। चाइना जो है
आप देखेंगे कि अभी जो साउथ एशिया के अंदर एक अलग तरीके की धमाचौकड़ी मचा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे साउथ चाइना सी के अंदर काफ़ी अराजकता देखने को मिल रही है। इंडिया के जो बे ऑफ बंगाल रीजन है यहाँ पे काफ़ी अराजकता देखने को मिल रही है। उसके बाद जो अरेबियन सी के अंदर अराजकता, यहाँ पे जो ग्वादर पोर्ट बना रहा है उसके थ्रू काउंटर करने की जो जो उसकी चाल है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे CPEC कॉरिडोर जो है, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू वो काउंटर कर रहा है इंडिया को, और हर तरीके से। फिर आप देखें चाहे नेपाल अभी जो चाइना की गोद में जाके बैठ गया है, जिसकी वजह से अभी इंडिया नेपाल के जो बॉर्डर लिपू लेक, लिम्पिया धुरिया, काला पानी जैसे इश्यूज फिर से निकल के आ गए हैं। पाकिस्तान हमेशा से चाइना का साथ देता रहा है, इस वजह से और एक एडिशनल इशू है। तो आपको देखने को मिलेगा कि साउथ एशिया के अंदर जो चाइना का रीजन, वो वर्चस्व है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं। नेपाल जो कि अक्सर मैंने आपको बताया चाइना की गोद में जाके बैठ जाता है अपने आइडियोलॉजिकल रीजंस की वजह से, अपने फ़ायदे के लिए, अपने ज़्यादा उसे इन्वेस्टमेंट मिले, इन सारे लालच में वो चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। चाइना जो है बांग्लादेश के अंदर भी काफ़ी अपना जो है रुतबा बढ़ा रहा है, क्योंकि वो हैवी जो है टैरिफ एग्जम्पशन दे रहा है। प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी है उसमें काफ़ी उसने जो है नॉर्मलसी ला दी है। 97% ऑफ प्रोडक्ट्स जो है उसमें उसने टैरिफ एग्जम्पशन दिए हैं। उसके बाद आप देखेंगे श्रीलंका के साथ अभी आप मैंने एक न्यूज़ डिस्कस करी थी, जो श्रीलंका है इस समय लगभग 80% ऑफ GDP जो है वो डेप्ट के अंदर चल रहा है। तो चाइना ने उसे सपोर्ट किया, $500 मिलियन की हेल्प दी, लोन दिया, जिससे कहीं ना कहीं वो चाइना अपना उल्लू सीधा कर ही लेगा आज नहीं तो कल। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे पाकिस्तान जो है वो अपने रिलेशंस जो है और ज़्यादा इंटेंस कर रहा है चाइना के साथ, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, स्ट्रैटेजिक फ्रंट्स पे, हर जगह वो पाकिस्तान चाइना के साथ इन्वॉल्वमेंट जो है अपना बढ़ा रहा है, जिससे कि वो कहीं ना कहीं इंडिया को काउंटर करने में उसे हेल्प मिले। तो ये सारी चीज़ें अगर इंडिया को रिवाइव करना है, इंडिया को इस समय ज़रूरत है कि वो रिवाइव करे सार्क, जिसे आप साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन बोलते हैं। ये बेसिकली इसके यही सारे मेंबर्स हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, उस साथ ही साथ आप देखेंगे नेपाल, ये सारे जो साउथ एशियन रीजन है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इसे रिवाइवल की ज़रूरत है। इंडिया जो है अब चाहिए कि इंडिया को 2014 के बाद से जो अभी तक इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इंडिया की तरफ से देखने को नहीं मिला, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर इसमें कुछ ना कुछ अड़ंगे लगा ही देता है। आपको याद होगा जो एशियन सार्क सैटेलाइट है उसमें जो पाकिस्तान है उसने अड़ंगा लगा दिया था, जिस वजह से इंडिया का जो सार्क के अंदर से इन्वॉल्वमेंट है वो तब से घटता हुआ कंटिन्यू नज़र आ रहा है। और आप इंडिया को चाहिए कि जो देखने को मिला जो 2014 से हम सार्क को निगलेक्ट कर रहे हैं, अब हमें कहीं ना कहीं चाइना से डील करने के लिए, चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने जो सार्क रिलेशंस हैं उनको कहीं ना कहीं रिवाइव करें, जिससे कि जो हम साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो मिल के चाइना का एक साथ मुकाबला कर सकें। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप याद रख सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने आपको बताया जो चाइना है, चाइना का रुतबा पूरी तरीके वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है श्रीलंका में। उसके बाद आप जापान में देखेंगे इधर, उसके बाद साउथ चाइना सी जो है यहाँ पे, उसके बाद जो आसियान कंट्रीज़ है यहाँ पे, फिर आप देखेंगे एक मिनट जो ये जो बे ऑफ बंगाल रीजन है, उसके बाद जो ये अरेबियन सी वाला रीजन है यहाँ पे ग्वादर पोर्ट बना रहा है। उसके बाद जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू थ्रू CP को कनेक्ट कर रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहाँ पे भी इंडिया को काउंटर करने की कोशिश है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो ये अपना यूरोप में भी काफ़ी हद तक अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू, और काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ अब इसमें चाइना के इस इनिशिएटिव में जुड़ भी रही हैं। ये आप याद रख सकते हैं। इंडिया ने काउंटर करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे पोर्ट बनाया है अफगानिस्तान के अंदर, जो कि आप याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगली स्लाइड में। यहाँ पे बात की जा रही है री एनविगोरेटिंग सार्क, मतलब इंडिया जो है, इंडिया ने सार्क को काफ़ी समय से अबैंडन कर रखा है, जिससे कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर सके इंटरनेशनली, लेकिन कोई भी इससे हेल्प नहीं मिली है, क्योंकि इंटरनेशनल जो प्रेशर है टेररिज्म को रोकने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया कामयाब होता हुआ नहीं नज़र आया सार्क को नेग्लेक्ट करके। तो ये आप बोल सकते हैं कि ये एक बैकफायर कर गया इंडिया के लिए। इंडिया ने जो है और दूसरे मैकेनिज्म जैसे कि बिम्स्टेक में इंटरेस्ट दिखाया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में। इसमें जो है इंडिया ने सारे जो बे ऑफ बंगाल रीजन के जो मेंबर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके एक नया ग्रुप, इसमें जो एनर्जी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश करी है। लेकिन उसमें भी वो जो है वो इसका एक पार्ट है। सार्क एक बहुत बड़ा ह्यूज मतलब आप बोल सकते हैं बहुत बड़ा ग्रुप है इन कंपैरिजन टू बिम्स्टेक।
लेकिन बिम्स्टेक जो है उसका आप देखेंगे यहाँ पे यही बोला जा रहा है, जो बे ऑफ बंगाल रीजन है वहीं पे उसका ज़्यादा फोकस है, और इसका जो एंगेजमेंट है वो साउथ एशियन नेशंस के जो है जितना नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए सार्क जो है वो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जिससे कि हम अपने रिलेशंस को रिवाइव कर सके इन कंट्रीज़ के, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में। जैसे कि हमें पाकिस्तान के साथ हम ट्रेड अपना अगर रिवाइव कर पाएँ, अफ़गानिस्तान के साथ रिवाइव कर पाएँ, साथ ही साथ आप देखेंगे श्रीलंका और बांग्लादेश इन सब के साथ थोड़ा रिलेशन अच्छे ही हैं, लेकिन नेपाल से जो हमारे ट्रेड रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं। तो ये सारे जो रिलेशंस हैं आज की डेट में हमें चाहिए हम इम्प्रूव करें। भूटान, अभी कल मैंने डिस्कस किया था आपसे माघा देचू के बारे में, और एक और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मेथड्स टू रिवाइव, क्या कुछ मेथड्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं जिससे कि सार्क की में जो इंडिया की तरफ से जो एक नेग्लिजेंसी दिखाई जा रही है उसे इम्प्रूव किया जा सके। इंडिया जो है रीस्टार्ट कर सकता है सार्क को, और उसमें जो साउथ एशियन इकोनॉमीज़ हैं उनको इकोनॉमिकली इंटीग्रेट कर सकता है। साउथ एशियन इंट्रा रीजनल ट्रेड जो है वो लगभग सिर्फ 5% का है, जो कि अगर आसियान से आप कंपेयर करेंगे तो वो 25% है, जो कि ह्यूज है। वैसे ही इंडिया को इसलिए यहाँ पे भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये नंबर बढ़ेगा तो इससे इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बोला था कि जो साउथ एशियन ट्रेड है वो जो है लगभग 23 बिलियन के आसपास है। और अगर इसमें सारे देश मिल के काम करेंगे, साउथ एशियन इकोनॉमीज जो है वो मिल के काम करेंगी, तो ये जो है पहुंच सकता है 67 बिलियन डॉलर्स तक, जो कि एक ह्यूज नंबर होगा। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने काफ़ी इंडिया लीड ले सकता है, जिससे कि वो टैरिफ को जैसे रिड्यूस कर दे और नॉन टैरिफ बैरियर्स को इम्प्लीमेंट करे, जिससे कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें कमी आएगी। और दूसरे बैरियर्स है, प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी है उसे कहीं ना कहीं छोड़ के अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशन को इम्प्रूव करेगा। तो सार्क नेशन जो है अपना जो बेसिक पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं फुलफिल होते हुए मिलेगा, और साथ ही साथ हमें जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशन है वो इम्प्रूव होंगे। उसी के साथ अगर बात करें तो इंडिया को ज़रूरत है कि वो रीस्टार्ट करे सार्क इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को, जो कि पेंडिंग चल रही है 2007 से। आप देखें तो ये इम्प्रूव करी जा सकती है, जो कि अगर आप देखेंगे जो इनिशिएटिव्स हैं जिससे कि प्रमोट किया जा सकेगा डीपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, मतलब ज़्यादा हमारे और इन साउथ एशियन इकोनॉमीज़ के बीच में जब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होगा तो इंडिया के जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। इंडिया का जो आप देखेंगे जो फिस्कल डेफिसिट है वो काफ़ी नीचे जो जा रहा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर ये कुल मिला के साउथ एशियन इकोनॉमी में पूरा एज होल ट्रेड होगा तो इंडिया खुद तो बड़ी मार्केट है ही, लेकिन अगर उसे ये मार्केट भी मिल जाएगी, ये मार्केट भी मिल जाएगी, ये मार्केट भी मिल जाएगी, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी उसे वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे हमारे देश में जो बायलेटरल रिलेशंस हैं इन साउथ एशियन इकोनॉमीज़ के वो भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगर हम देखें कुछ डोमेस्टिक चैलेंजेस जो कि हैं, इंडिया को चाहिए कि वो एंटी पाकिस्तान जो इस्लामोफोबिया है, बांग्लादेशी माइग्रेंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं इन सबको कायदे से डेलिकेटली इसे बैलेंस करे, जिससे कि कहीं ना कहीं जो हमारे पाकिस्तान के रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव हों। बांग्लादेश का जो माइग्रेंट आप देखेंगे असम अकॉर्ड, जिसमें एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की वजह से काफ़ी फजीहत देखने को मिली थी, जिसमें बहुत सारे लोगों को सिटीजनशिप जिनकी खतरे में आ गई थी। तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने जो फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल कर सकें और अपने रिलेशंस जो है एक नए लेवल पे ले जा चुके हैं। इंडिया को ये भी क्लेरिफाई करना होगा जो आत्मनिर्भर भारत है, क्या वो आत्मनिर्भर भारत के तहत वो जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके साथ किस लेवल पे अब रिलेशन रखेंगे, कितना उनके साथ इंपोर्ट करेंगे, कितना एक्सपोर्ट करेंगे, क्या वो टोटली आत्मनिर्भर भारत पे ही डिपेंड करेंगे। तो ये सारी चीज़ों में क्लेरिफिकेशन ज़रूरी है कि हम अब जो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो इकोनॉमिक रिलेशन है उनको किस हद तक या किस लेवल तक उसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लेरिफाई करने की ज़रूरत है आत्मनिर्भर भारत के तहत। इंडिया को जो इनिशिएटिव है जिसमें कि उसे सार्क लीडर्स के साथ बात करनी चाहिए। और अभी ये हाल फिलहाल आपने देखा होगा कोविड-19 के समय में ये एक मीटिंग इंडिया की तरफ से अरेंज करी गई, जिसमें सारे सार्क मेंबर्स ने पार्टिसिपेट भी किया था। हालांकि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पार्टिसिपेट किसी बड़े ऑफिशियल के द्वारा ज़रूर किया गया था।
तो ये कहीं ना कहीं हालांकि छोटी स्टेप है, लेकिन ये इट इज़ अ गुड स्टार्ट, आप बोल सकते हैं ये एक इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स रिवाइविंग सार्क, आप बोल सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो इस पे चाइना वर्सेस सार्क, मतलब चाइना इंडिया को सार्क को के साथ जो रिलेशन है वो कैसे मेंटेन करके चलने हैं, इंडिया को सार्क कंट्रीज के साथ कैसे डील करना है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इस पे आप अगर क्वेश्चन लिखेंगे तो ये एक आपको एडिशनल एडवांटेज दे जाएगा। कल से मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन जो है जीएस मेंस के लिए हर रोज़ एक क्वेश्चन भी दूंगा, उसके बाद उसका एक एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो फिर आप उस पर अगर क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आपकी आंसर राइटिंग भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होती हुई नज़र आएगी। तो दोस्तों यही मेन था इसके अंदर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक इनोवेटिव तरीका है जिससे कि जो सोशल वेंचर्स होते हैं वो अपने लिए फंडिंग जो है इंक्रीज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एनजीओज जो होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, इन्हें जो है अक्सर फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि जैसे कुछ एनजीओ हंगर के लिए काम कर रहे हैं, कुछ एनजीओ जो गरीब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, कुछ एनजीओ एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, कुछ हेल्थ के लिए। तो अलग अलग जो चीज़ों के लिए एनजीओज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए हमें ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसे पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो आप देखेंगे अभी इशहात हुसैन कमेटी, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सोशल इशहात हुसैन कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर इकोनॉमी या जो भी है, अलग अलग ऑप्शन दे के आपको आंसर करने को बोला जा सकता है प्रीलिम्स में। तो ये एलिमिनेट करने में आपको आसानी हो जाएगी अगर जैसे आप ये एडिटोरियल जब पढ़ लेंगे, ये कवर कर लेंगे, तो आपको एक दिमाग में मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा कि वो क्या होता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। जैसे आप देखेंगे एक मिनट, इशात हुसैन कमेटी इसे कंस्टिट्यूट किया गया सेबी के द्वारा, जो कि अब अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करेगी सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस को। और इसे जो है बेसिकली ये वैसा ही है जैसा कि नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। इसमें एनजीओज और जो एनपीओज होते हैं वो अपने लिए फंड रेज करने के लिए बात करते हैं, जिससे कि वो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकें। सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकता है एनवायरमेंटल चेंज से रिलेटेड, डेवलपिंग क्लीन एनर्जी, जैसे आप बोल सकते हैं जैसे खूब सारा प्लांट्स लगाने हैं, या फिर लोगों को जो है ग्रीन हाउस गैस जो है वो उसके लिए अलग अलग लेवल पे काम करना है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना है, एजुकेशन पे काम करना है, जैसे मैंने आपको बताया पुअर गरीबों पे काम करना है, पोवर्टी पे काम करना है, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों पे काम करने के लिए बेसिकली बात करी जा रही है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे कुछ रिकमेंडेशन जो इस कमेटी ने दिए हैं, बेसिकली जो इस कमेटी का काम है कि वो प्रोवाइड करे होलिस्टिक डेवलपमेंट जो सोशल सेक्टर के अंदर, जिससे कि एक विजिबिलिटी रिकॉग्निशन देखने को मिले एनजीओज़ के अंदर, और इससे एक ट्रस्ट बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इसमें जो रिकमेंडेशंस हैं वो बेनिफिट करेंगी एनजीओज़ को, जिससे कि वो अपना फंड रेस कर सकेंगे। जो मैंने आपको बताया, इससे हेल्प मिलेगी कि वो अपने जो इंफॉर्मेशन है वो अलग एक नए लेवल तक अपनी पहुंचा सके, जिससे उनकी मार्केटिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वो हेल्प कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल इश्यूज़ को एड्रेस कर पाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हैं वो सारी चीज़ें जो एनजीओज़ सबमिट करते हैं, और जो इनकी वजह से, इन रिपोर्ट्स की वजह से एक जो चेंज देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं हेल्प होगा, उससे और अच्छे से सोशल इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आप देखेंगे जो डेवलपमेंट होगा न्यू कैटेगरीज़ के अंदर, उसमें सोशल ऑडिटर्स होने चाहिए जो कि वैल्यूएट करें एनजीओज़ का इम्पैक्ट, वो किस लेवल पे सोसाइटी में अलग अलग इश्यूज़ को एड्रेस कर पा रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। जैसे आप लोगों को मैंने बताया हंगर हो गया, जो कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, पोवर्टी हो गई, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, उसके बाद क्लाइमेट एक्शन हो गया। ये सारी चीज़ें इनको एड्रेस करने की बात जो की जा रही है, उसमें कितना इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं ये एनजीओज़ और एसएचजीज़। ये जो कमेटी है बेसिकली प्रपोज करती है 3 मेथड जिससे कि फंड्स रेस किए जा सके एनजीओज़ के द्वारा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा फंड्स रेस किए जा सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे एचडीएफसी कैंसर म्यूचुअल फंड, उसके बाद सोशल वेंचर फंड्स के द्वारा इसमें फंड्स रेस किए जा सकते हैं। ये एक इसे परमिट किया जाता है सेबी के द्वारा एज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी अंडर रूल्स 1। इस प्रोसेस में जो है फंड मैनेजर पैसा इकट्ठा करता है और जो इन्वेस्टर होता है वो इसमें ग्रांट प्रोवाइड कराता है एनजीओज़ को। उसके बाद आप देख सकते हैं डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ एसएससी, ये भी एक प्रोसेस है जिसको बोला जाता है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल। ये भी एक तरीके का बॉन्ड है
यहाँ पे आप देखेंगे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये बॉन्ड्स को खरीदते हैं एज़ पर एनजीओ की रेपुटेशन के हिसाब से। उसके बाद जो उनका जो इंटरेस्ट होता है वो एनजीओज़ को वापस दे देते हैं, जिससे कि वो अपनी सोशल इश्यूज़ को एड्रेस कर सके। उसके बाद जो एनजीओज़ हैं उनकी जो लिस्टिंग है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जिस लेवल पे काम कर ले, मान लीजिए कोई एनजीओ है वो किसी भुखमरी के इशू पे काम कर रही है, जिसमें लोगों को वो खाना खिलाती है, जो भूखे बच्चे हैं उनको खाना प्रोवाइड कराती है, तो कहीं ना कहीं जब उसके पास ये फंडिंग आएगी तो उसमें क्या कोई घपला तो नहीं हो रहा है? क्या कोई उसमें फंड उस सोशल जो वो एनजीओ है वो इस काम में कहीं करप्शन तो नहीं कर रही है? पैसा ज़्यादा ले रही है, काम कम कर रही है, सोशल इश्यूज़ को एड्रेस कम कर रही है, भूखे लोगों को फीड कम कर रही है? तो ये सारी चीज़ों के ऑडिट करने के लिए भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। और उसी मैकेनिज्म के हिसाब से ही उसे जितनी अच्छी मान लीजिए रेटिंग होगी उतने ज़्यादा उससे ज़्यादा फंड मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ों की बात की जा रही है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं जो एनजीओज़ हैं वो जो यहाँ पे फंड्स अट्रैक्ट करते हैं वो बेसिकली इम्पैक्ट करते हैं बहुत ह्यूज पार्ट ऑफ सोसाइटी के अंदर, अलग अलग सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए। जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो दिए जाते हैं एनजीओ पार्टिसिपेंट्स को। उसके बाद जो इसकी रिकमेंडेशंस हैं वो हेल्प करेगी हमारे देश में एक इंक्लूसिव फाउंडेशन ऑफ सोशल फाइनेंस को कहीं ना कहीं इस पे हेल्प करेगी। और साथ ही साथ आप देखेंगे जो फंडिंग है सोशल सेक्टर की, वो उससे अगर वो ये फंडिंग बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो हमारे सोशल इश्यूज़ है जिन पे जहाँ तक सरकार नहीं पहुँच पाती, जिन इश्यूज़ को एड्रेस करने में सरकार फेल हो जाती है, उन इश्यूज़ को यहाँ पे एनजीओज़ के माध्यम से, एसएचजीज़ के माध्यम से भी एड्रेस किया जा सकेगा। तो ये एक पॉजिटिव इनोवेटिव स्टेप है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि कुछ भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको पसंद नहीं आता मेरे लेक्चर तो आपको पूरा हक है इसे डिसलाइक करने का। लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी लगता है कि कुछ अच्छा मेरे द्वारा एक अच्छा इनिशिएटिव है तो इसे प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।